नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबर का। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी विपक्ष के लगातार विरोध के बीच किसानों से जुड़े 2 बिल पास कर दिए गए हैं। ये बिल है कृषक उपज व्यापार विधेयक 2020 और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। बिल पास होने के दौरान विपक्षी सांसदों ने सदन के वेल में नारे लगाए। वहीं केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उस वक्त विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे थे। टीएमसी सांसद डोरेक ओब्रायन ने उपसभापति के आसन के पास पहुंचकर रूल बुक ही फाड़ दी और आरोप लगाया कि सदन की कार्रवाई नियमों के खिलाफ हुई है। ओब्रायन ने इसे लोकतंत्र की नृशंस हत्या करार दिया। वहीं विपक्षी सांसदों ने हंगामा करते हुए उपसभापति का माइक भी तोड़ने की कोशिश की। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने उन्हें अपनी सीटों पर लौटने के लिए कहा। हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्रवाई कुछ देर के लिए बाधित भी रही। सदन में हंगामे के बाद कार्रवाई कल सुबह 9 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले उच्च सदन में केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा चर्चा के लिए लाए गए 2 अहम विधेयक पर विपक्षी दलों के सांसदों ने पुरजोर विरोध करते हुए दोनों विधेयकों को किसानों के हित के खिलाफ और कॉर्पोरेट को फायदा दिलाने की दिशा में उठाया गया कदम करार दिया। दोनों विधेयकों को पहले ही लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है। अब ये बिल राष्ट्रपति के पास भेजे जाएंगे। बिल को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये बिल किसान हितैषी है। कोई भी मंडी बंद नहीं होगी। किसान अच्छे दाम पर कहीं भी अपना माल बेच सकेंगे। इधर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि केंद्र सरकार ये विधेयक लाकर किसानों को कॉर्पोरेट व निजी कंपनियों का गुलाम बनाने की साजिश कर रही है। ये जो दोनों बिल लोकसभा से पारित होकर आज राज्यसभा में विचार के लिए आए हैं, ये दोनों बिल ऐतिहासिक हैं और किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। कोई मंडी बंद नहीं हो रही। मैं तो दावा करता हूँ, मैंने तो पहले भी कहा, एक मंडी बंद नहीं हो। सारी मंडियाँ चलेगी, व्यवस्थित रूप से चलेगी, कर्मचारी रहेंगे। लेकिन मंडी के बाहर अगर कोई किसान अच्छे रेट कहीं मिलते हैं और अपने उत्पाद को बेचना चाहे तो उसकी छूट उसको होनी चाहिए। जो अध्यादेश लाया जा रहा है किसानों के विषय में, किसानी के विषय में, मैं मानकर चलता हूं और सभी मानकर चल रहे हैं कि अध्यादेश किसान विरोधी है और इससे किसानों का किसी भी प्रकार से हित नहीं होगा। पूरी तौर पर किसान इससे प्रभावित होंगे और बर्बाद हो जाएंगे। आज राज्यसभा में काफी हंगामा भी देखा गया और राज्यसभा के उपसभापति का अनादर भी विपक्षी सांसदों ने किया, जिस पर केंद्र सरकार के 6 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें राजनाथ सिंह, प्रकाश जावड़ेकर, प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल, थावरचंद गहलोत और मुख्तार अब्बास नकवी शामिल रहे। विपक्ष पर निशाना साधते हुए राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह का अनादर करने के मुद्दे पर राजनाथ सिंह ने कहा कि यह घटना काफी गलत थी, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। राज्यसभा में संसदीय मर्यादा का उल्लंघन हुआ है। उपसभापति के साथ किया गया आचरण भी उन्होंने गलत बताया। आसन पर चढ़ना, रूल बुक फाड़ना काफी दुखद उन्होंने बताया। इससे न केवल उनकी प्रतिष्ठा को बल्कि संसदीय लोकतंत्र को भी चोट पहुंची है। इसके साथ ही उन्होंने देश के किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि वो खुद एक किसान है और किसी भी कीमत पर एमएसपी को खत्म नहीं करने देंगे। राज्यसभा में जब कृषि से संबंधित 2 विधेयकों पर चर्चा चल रही थी, उस समय राज्यसभा के अंदर जो कुछ भी हुआ वह जहां दुखद था वही दुर्भाग्यपूर्ण था और इससे भी आगे जाकर मैं कहना चाहूंगा कि वह अत्यधिक शर्मनाक था। किसान और कृषि जगत दोनों के लिए ये ऐतिहासिक है। इसे लागू करने से हमारा किसान अपना माल भारत में जहां भी बेचना चाहता है पूरी आजादी के साथ बेच सकता है, जहां पर भी उसको अच्छी कीमत मिले। न तो ये पीएमसी समाप्त हो रही है और न तो एमएसपी समाप्त हो रही है।
छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मामले में आज मुख्यमंत्री निवास में कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई। बैठक में फैसला लिया गया कि 27% ओबीसी और 10% तक सवर्ण आरक्षण के लिए राशन कार्ड को गणना का आधार बनाया जाएगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा रखी है। मीडिया से चर्चा करते हुए कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के निर्देश के चलते राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि राज्य में ओबीसी और सवर्णों की जनसंख्या के लिए राशन कार्ड के डेटा के आधार पर राज्य सरकार दावा करेगी। राशन कार्ड का आधार और बैंक से लिंक जातिगत डेटा पटेल कमीशन को उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं मंत्री चौबे ने यह भी बताया कि सरकार के ओबीसी को 27% आरक्षण देने पर हेडकाउंट डेटा उपलब्ध कराने के निर्देश हाईकोर्ट ने दिए थे। अब राशन कार्ड में दर्ज इकाई के आधार पर राज्य सरकार प्रदेश में ओबीसी और सवर्णों की संख्या बताएगी। चौबे ने बताया कि ग्राम सभा से राशन कार्ड अनुमोदित भी कराए जाएंगे। इससे मालूम हो सकेगा कि गांव में किस वर्ग के कितने राशन कार्ड धारी हैं। इस मामले में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि ओबीसी आरक्षण कांग्रेस के वोट लेने की राजनीति है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ओबीसी वर्ग को गुमराह कर रही है। अभी जो हेड काउंट करने का ओबीसी का मसला है, उसको भी हम लोगों ने राशन कार्ड के आंकड़ों के आधार पर हम लोगों ने एक मैकेनिज्म तैयार करने का इस संदर्भ में निर्णय लिया है। नंबर 1, ये पटेल कमीशन के माध्यम से ही किया जाएगा। नंबर 2, नंबर 3, ग्राम सभा करके पहले इसका प्रकाशन किया जाएगा। आपत्तियां और सुझाव तथा साथ ही साथ जिसके किसी के भी नाम अगर छूट गए होंगे तो अपने इसके लिए ऐप तैयार करेंगे या मैनुअल भी किया जा सकता है। वो अपना नाम इसमें और इसमें जोड़ने का जो प्रक्रिया है उसको वक्त देंगे, उसका नाम जोड़ा जाएगा, फिर से ग्राम सभा में अनुमोदन कराया जाएगा। ये राज्य सरकार खाली पिछड़े वर्ग के वोट लेने की राजनीति कर रही है। पहले भी इन्होंने किया था और हाई कोर्ट ने उसके ऊपर में आधार पूछा कि आप बताएं कि किस आधार पर आप ये आरक्षण देना चाहते हैं। अभी तक राज्य सरकार अगर चाहती तो हाई कोर्ट के सामने आधार प्रस्तुत कर सकती थी। और मुझे भी लगता है अभी जो फिर ये बात कर रहे हैं या कानून बनाने की बात कर रहे हैं, ये खाली छत्तीसगढ़ की जनता को और हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों को खाली भुलावे में रखने का काम है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण राजधानी रायपुर कल से फिर लॉकडाउन की जद में होगी। राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रशासन ने लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। रायपुर की बात करें तो छत्तीसगढ़ की राजधानी में 7 दिन का टोटल लॉकडाउन लागू होगा। 21 सितंबर रात 9 बजे से लेकर 28 सितंबर तक टोटल लॉकडाउन यहां रहेगा। वहीं प्रशासन ने पूरी राजधानी को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी में कुल 7 दिन का लॉकडाउन होगा। ये टोटल लॉकडाउन होगा। 21 सितंबर की रात 9 बजे से इस लॉकडाउन को लागू कर दिया जाएगा, जो कि 28 सितंबर तक रहेगा। प्रशासन ने इसके लिए पूरी राजधानी को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। इस बार का लॉकडाउन कहा जा रहा है कि पहले से ज्यादा सख्त होगा। जिले की सीमाएं इसमें सील रहने वाली हैं। वहीं छूट में भी काफी कुछ बदलाव किए गए हैं। जिले की सीमाएं तो इस टोटल लॉकडाउन में सील होंगी ही, वहीं बाहरी लोगों को इस वक्त एंट्री बिल्कुल नहीं दी जाएगी। बहुत जरूरी होने पर आई कार्ड के साथ ही बाहर के लोग आ सकेंगे। 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों में के लिए भी नियम तय कर दिए गए हैं। इसके साथ ही अनदेखी करने पर 15 दिन के लिए वाहन भी जब्त होगा। तो बता दें कि इस बार ये जो लॉकडाउन राजधानी में लागू किया जा रहा है, ये काफी सख्त होने वाला है। वहीं जरूरी खरीदारी के लिए सुबह कुछ देर की छूट जरूर मिलने वाली है, लेकिन कुछ चीजों के लिए ही ये छूट जो है वो लागू होगी। दोपहर 12 बजे के बाद बाहर निकलने की किसी को भी अनुमति बिल्कुल भी नहीं होगी। तो पहले हर लॉकडाउन के से अलग ये लॉकडाउन जो है ये निश्चित तौर पर काफी सख्त लॉकडाउन होने वाला है। दूध, मेडिकल और पेट्रोल पंप भी सीमित समय के लिए ही खोले जाएंगे। किसी भी तरह की सभा, आयोजन या रैलियों पर इस टोटल लॉकडाउन में पूर्णतः प्रतिबंध होगा। तो ये सख्त लॉकडाउन राजधानी रायपुर में लगने वाला है। 21 सितंबर रात 9 बजे से ये पूर्ण लॉकडाउन लागू होगा। तो इस टोटल लॉकडाउन में क्या कुछ छूट मिली है और क्या कुछ बंद रहेगा, पहले उस पर नजर डालते हैं।
राशन की दुकानें इस टोटल लॉकडाउन में पूर्णतः बंद रहेंगी। वहीं सब्जी बाजार को भी इस बार पूर्णतः बंद रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके से सब्जी बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ रही थी उसे देखते हुए इस बार उस पर भी निषेध किया गया है। वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी पूर्ण रूप से बंद रहेंगे इस टोटल लॉकडाउन में। 21 सितंबर से राजधानी रायपुर में लॉकडाउन, जिसमें धार्मिक और पर्यटन स्थल भी बंद रहेंगे। वहीं सरकारी और प्राइवेट कार्यालय जो हैं इन्हें भी पूर्ण रूप से बंद रखा जाएगा। 21 सितंबर रात 9 बजे से टोटल लॉकडाउन लागू होने वाला है। क्या कुछ बंद रहेगा ये आपको बता रहे हैं। शराब की दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी, लेकिन इनकी होम डिलीवरी जो है वो रात 10 बजे तक चालू रहेगी। राशन की दुकान निश्चित तौर पर पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। वहीं सब्जी बाजार को भी इस बार बंद रखा गया है। तो इस टोटल लॉकडाउन में जो 21 सितंबर की रात 9 बजे से शुरू हो रहा है उसमें क्या कुछ खुलेगा ये भी आपको बता दें। सुबह और शाम 1.5 घंटे के लिए दूध की सप्लाई इस टोटल लॉकडाउन में जारी रह सकेगी। इसके लिए तय सीमित समय है सुबह और शाम 1.5 घंटे का। वहीं दवा की दुकानें जो हैं वो जरूर इस टोटल लॉकडाउन में भी खुली रहेंगी। इसके साथ ही पेट्रोल पंप सिर्फ इमरजेंसी वाहनों के लिए ही इसकी सप्लाई जारी रहेगी। तो पेट्रोल पंप खुलेंगे लेकिन सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं के लिए। वहीं गैस एजेंसी जो है वो जरूर इस टोटल लॉकडाउन के दौरान खुली रहेंगे। तो ये जो लॉकडाउन लगने वाला है ये काफी सख्त लॉकडाउन, और इसके लिए प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है। अलर्ट मोड पर प्रशासन आ चुका है। पूरे जिले में 23 पॉइंट भी बनाए गए हैं। जिले की सीमाएं भी सील होंगी इस टोटल लॉकडाउन में। वहीं आने जाने पर भी काफी हद तक प्रतिबंध होगा। 24 घंटे पुलिस बल हर जगह पर तैनात रहेगी और पूर्णतः ये सुनिश्चित करेगी कि इस टोटल लॉकडाउन में लोग घरों से बाहर ना निकलें। शहर के अंदर 40 जगहों पर इसके लिए प्रशासन ने बैरिकेडिंग का फैसला लिया है। 40 जगहों पर राजधानी में बैरिकेडिंग होगी और प्रशासन इस वक्त अलर्ट मोड पर, और जनता से भी यही अपील कि जनता भी इस टोटल लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करे। चलिए अब आपको बता देते हैं जिलेवार कहां कब लॉकडाउन होगा। रायपुर में 21 से 28 सितंबर तक के लिए ये लॉकडाउन लागू होगा। वहीं दुर्ग में 20 से 30 सितंबर के लिए लॉकडाउन लागू होगा। धमतरी की बात करें तो 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक के लिए यहाँ लॉकडाउन है। वहीं बेमेतरा में 13 से लॉकडाउन लागू है, जो कि 20 सितंबर तक के लिए लगाया गया है। कवर्धा में 14 सितंबर से अगले आदेश तक के लिए टोटल लॉकडाउन लागू है। अलग अलग जिलों में अलग अलग अवधि में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। बालोद की बात करें तो बालोद में 22 से 30 सितंबर तक के लिए लॉकडाउन है। तो वहीं मुंगेली में 17 तारीख से ही लॉकडाउन लगा दिया गया है। बलौदा बाजार की बात करें तो बलौदा बाजार में 22 से 29 सितंबर तक के लिए लॉकडाउन। जशपुर में 22 से 29 सितंबर, सूरजपुर में 22 सितंबर से 1 अक्टूबर, वहीं कोरबा में 23 सितंबर से 2 अक्टूबर तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। अलग अलग जिलों में अलग अलग अवधि के लिए ये लॉकडाउन लागू है और पूरे प्रदेश की जनता से हम यही अपील कर रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन आप भी सख्ती से कीजिए, क्योंकि ये कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए और आपकी सुरक्षा के लिए ही है। दुर्ग में 11 दिनों का टोटल लॉकडाउन शुरू हो चुका है। इस लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन द्वारा पहले से भी ज्यादा सख्ती बरती जा रही है। इस बार बेवजह घूमने वालों पर FIR भी की जाएगी। तो वहीं लॉकडाउन के गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ तालाबंदी की कार्रवाई का आदेश दिया गया है। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे की माने तो लॉकडाउन बेहद असरकारी होगा। बेवजह घूमने वाले लोगों और मास्क नहीं लगाने पर भी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ग्रामीण इलाकों के बाजारों में गाइडलाइन का पालन कराएंगी। वहीं पुलिस विभाग के द्वारा ASP और सभी DSP और TI को अपने क्षेत्रों में कड़ी नजर रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। वहीं सड़कों पर बेवजह आवाजाही प्रतिबंधित होगी। सब्जी, मटन और फल की दुकानें सुबह 5 से 10 बजे तक के लिए खुलेंगी। तो वहीं दूध व्यवसाय को सुबह 6 से 8 और शाम 5 से 7 बजे तक के लिए अनुमति दी गई है। रेस्टोरेंट, होटल केवल होम डिलीवरी कर पाएंगे, वो भी सुबह 10 से रात 10 बजे तक के लिए ही। वहीं दवाई दुकानों पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। ये सेवा अनवरत जारी रहेगी। 200 से 250 के केसेस के रेंज में थे, अभी उसमें जंप होकर अभी हम लोग 300 प्लस के ग्रुप में आ चुके हैं। और जो भारत सरकार से जो अनुमान प्राप्त हुआ है उसमें आने वाले समय में केसेस की संख्या में और वृद्धि हो सकती है। उसी को देखते हुए एक बार पुनः स्पीड को और गति को कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है। अलग अलग जहाँ पे से गाड़ियों का आना जाना है वहाँ पे फिक्स पॉइंट लगाया है, नाका लगाया हुआ है। इसके अलावा कुछ फिक्स पॉइंट है, पेट्रोलिंग है लगातार। ये लोगों को अवेयर कर रही है, मास्क के लिए जागरूक कर रही है और साथ ही अगर इस पर भी कोई नहीं माने तो कार्रवाई की जाएगी।
रायपुर में सब्जियां पहले ही महंगी हैं और अब लॉकडाउन के 2 दिन पहले सब्जियों के भाव आसमान पर पहुंच गए हैं। लॉकडाउन की घोषणा के 1 दिन में ही सब्जियों की कीमतों में 30 से 40% तक का उछाल आ गया है। मांग अधिक होने से थोक मंडी में भी सब्जी सहित लगभग सभी खाने पीने की चीजें महंगी कर दी गई हैं। सरकार लोगों को बार बार आगाह कर रही है कि जब तक जरूरी ना हो घरों से बाहर ना निकलें, जरूरत से अधिक सामान न खरीदें, लेकिन लोग हफ्ते भर के लिए सब्जियों को एक साथ खरीद लेना चाहते हैं। यहीं से बाजार में डिमांड और सप्लाई का गैप बढ़ गया। मौके की तलाश में बैठे मुनाफाखोर अब सब्जी मंडी में महंगाई की आग लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि लॉकडाउन के लिए पहले सरकार को तैयारी करनी चाहिए थी। फुटकर दुकानदारों का कहना है कि थोक व्यापारी महंगी सब्जी दे रहे हैं तो हम क्या करें। इधर थोक सब्जी बाजार व्यापारी संघ के अध्यक्ष श्रीनिवास रेड्डी का कहना है कि अचानक से हुए लॉकडाउन और रविवार को थोक दुकान बंद रहने से सब्जियों के दाम में तेजी आई है। आम इंसान को बहुत तकलीफ हो रही है। टमाटर 80 रुपये किलो, भाटा 80-90 रुपये किलो पहुंच गया है और एक हफ्ते का लॉकडाउन है, ऐसी कमाई नहीं हो रही है और खर्चा अलग है ना, एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है आपका। व्यापारी लोग भी क्या करेंगे, सब तो ऊपर से मारा मारी है, प्रशासन का नियोजन सही नहीं है। इस चक्कर में दुकान वाला भी अभी उसके पास उसको भी 10 दिन दुकान बंद रहेगा, उसका रोजी रोटी बंद रहेगा। ऑब्वियस है वो अपना चीज़ें महंगा बेचेगा, इसका मार जनरल पब्लिक को पड़ रहा है। जैसा व्यापारी लोग हमको रेट लगाए हैं वैसा हम लोग भी बेच रहे हैं। हम तो भैया फिर भी एकदम कम ही मार्जिन लेके बेच रहे हैं। बाकी दूसरे जो फ़ायदा उठा के बेच रहे हो तो मतलब आलू प्याज का भाव 50-60 भी बेच रहे हैं। हफ्ते भर का लॉकडाउन है, आलू थोक में महंगा इसी कारण हो गया है कि हफ्ते भर तक लोग आलू प्याज घर में रखेंगे क्योंकि सब्जी अवेलेबल नहीं रहेगी हफ्ते भर। कि अचानक ये हुआ है बंद का फैसला इसी का है, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पूरा समर्थन दिया है। छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी ने अनुशासनहीनता पर कड़ा रुख अपनाते हुए सभी एसपी को निर्देश दिए हैं कि सरकार और पीएचक्यू ने जिन पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाए। इसके साथ साथ सभी रेंज आईजी को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे खुद स्थानांतरण आदेशों का पालन करना सुनिश्चित करें। यदि ट्रांसफर के बाद भी अधिकारी को रिलीव नहीं किया जाता है, इकाई प्रमुख को जिम्मेदार माना जाएगा। डीजीपी ने कहा कि तबादले के बाद भी रिलीव नहीं करना बहुत ही गंभीर अनुशासनहीनता है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीजीपी कल खुद ऐसे मामलों की समीक्षा करेंगे। एडीजी प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे अधिकारी जिनका तबादला हुआ है और उन्होंने अब तक नई जगह पर ज्वाइन नहीं किया या अब तक रिलीव नहीं किए हैं, उनकी लिस्ट बनाकर दी जाए। डीजीपी अवस्थी ने सभी इकाई प्रमुखों को निर्देश दिए कि ज्वाइनिंग टाइम बीत जाने के बाद भी जिन पुलिस अधिकारियों ने अब तक ज्वाइन नहीं किया है उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर चार्जशीट सौंपी जाए। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत भाला में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां एक पति ने अपने माता पिता और भाई के साथ मिलकर अपनी पत्नी को खाट से बांधकर उसके हाथ की सभी उंगलियों को काट दिया। आरोपी युवक अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था और इसी शक पर आरोपी ने मानवता की सारी हदें पार करते हुए अपनी पत्नी को खाट पर बांध दिया और उसके दाहिने हाथ की सारी उंगलियों को काट दिया। वारदात के बाद सभी आरोपी वहां से भाग गए। पीड़िता को पड़ोसियों ने अस्पताल पहुंचाया और फिर पुलिस को उसकी सूचना दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके खिलाफ धारा 326-34 भादवी और 25-27 आशय के तहत कार्रवाई की है। आज गिरफ्तार की है, उनको कोर्ट में पेश किया है, न्यायालय के द्वारा उनको जेल भेज दिया गया। छत्तीसगढ़ में नियमितीकरण की मांग को लेकर विद्यामितान अतिथि शिक्षक कल्याण संघ आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। आज प्रदेश भर से अतिथि शिक्षक रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल पर जुटे। अतिथि शिक्षकों ने सरकार के घोषणा पत्र में किए वादों को याद दिलाया और अपने हाथों में रोटी लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विद्यामितानों ने बताया कि हम पिछले 4 साल से 2516 विद्यामितान के नियमितीकरण की मांग को लेकर भटक रहे हैं। पिछली सरकार में भी हमारी मांगों को अनदेखा किया गया था और इस सरकार को बने लगभग 20 महीने बीत चुके हैं और हमारी मांगों को अब भी अनदेखा किया जा रहा है। इनका कहना है कि जब तक सरकार से हमें लिखित में नियमितीकरण का समय नहीं बताया जाएगा, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। इस दौरान संसदीय सचिव विकास उपाध्याय भी पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि सरकार जल्द उनकी मांगे पूरी करेगी। इधर तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने भी इनके प्रदर्शन को समर्थन दिया है।
सरकार के ऊपर से विश्वास हट चुका है। या तो हमको नियमितीकरण कर दे या तो सीधा सीधा साफ साफ बता दे, हम उनके पर विश्वास करना छोड़ देंगे और कुछ भी हम लोग को जैसा डिसीजन लगे वही करें। लेकिन सरकार हमारी सूद बूद तो ले नहीं रही है, उनके चरण छू रहे हैं सर। हर विधायक मंत्रियों के शासकीय कर्मचारी पढ़ा रहे हैं तो हम क्यों नहीं पढ़ा सकते ऑनलाइन? हमारे भी एबिलिटी है, हमको तनख्वाह दिया जाए, हमको नियमित किया जाए। मेरे बच्चे रोज गाना गा रहे हैं, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। विजय कुमार झा प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, हम इनके आंदोलन का समर्थन करते हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी घोषणा पत्र पर लिखी है और घोषणा पत्र का अमल करना ये हमारी जिम्मेदारी और जवाबदारी है, उसको हम लोग कर रहे हैं। निजी स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को अब सरकारी स्कूल में दाखिला देने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल कोरोना की वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसे देखते हुए शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों और जिला अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि निजी स्कूल से ऐसे बच्चों की सूची बनाई जाए जो पिछले सत्र उस स्कूल में पढ़ रहे थे, लेकिन इस साल उन बच्चों ने स्कूल में या तो प्रवेश नहीं लिया या प्रवेश लेने के बाद स्कूल छोड़ दिया है, और उनके पालकों को बात कर उन्हें पास के सरकारी स्कूल में प्रवेश के लिए प्रेरित किया जाए। साथ ही बोर्ड कक्षाओं में दाखिले के लिए भी की मांग नहीं करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए बच्चों से रोल नंबर लेकर कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में उन्हें प्राप्त अंकों का सत्यापन संबंधित बोर्ड की वेबसाइट से कर लिया जाए। इसके बाद उन बच्चों को भी सरकारी स्कूल में दाखिला दिया जाए। लोरमी इलाके में हुई भारी बारिश से मनियारी नदी में स्थित पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पुल के टूटने से इस मार्ग से होकर आने जाने वालों को भारी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। राहगीर जान जोखिम में डालकर पुल पार करने को मजबूर है। वहीं ग्रामीणों ने पुल के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। लोरमी विकासखंड के अंतिम गांव रबेली के मनियारी नदी में बना छोटा पुल सैकड़ों गाँव के हजारों लोगों के लिए आवागमन का सुगम रास्ता था। पिछले दिनों तेज बारिश और भारी बाढ़ से पुल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं पुल के ऊपर के स्लैब नदी के तेज बहाव में बह गए हैं। ग्रामीणों ने विभाग और ठेकेदार पर स्तरहीन निर्माण का आरोप लगाया है। बिलासपुर, तखतपुर, मुंगेली व पंडरिया जाने के लिए आसपास के सैकड़ों गांव के हजारों लोग इस पुल से आते जाते थे। कोरोना काल में अब पुल टूटने से जरूरी स्वास्थ्य सेवा के लिए भी लोगों को जाने में मुश्किलें हो रही हैं। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।